मुझे पत्थर मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। आह, 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 मुझे पत्थर मत मारो। आह। अरे ये क्या? लोगों ने जैसा कहा यहाँ तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इसका मतलब सच में इस तालाब में भूत हैं। एक समय की बात है, जोधपुर नाम के गांव में कोमल नाम की एक लड़की रहती थी, जिसे नदी, तालाब, झरने किनारे जाना बहुत ज्यादा पसंद था। कोमल अपने पिता रामलाल के साथ रहती थी। रामलाल एक मछुआरा था और कोमल रोजाना अपने पिता के साथ नदी किनारे जाया करती थी। कोमल को अलग अलग पानी वाली जगह देखना बहुत ज्यादा पसंद था। एक बार उसकी यही आदत उसे एक बहुत बड़े संकट में डाल देती है। कोमल बेटी, तू रोजाना घर के काम खत्म करके मेरे साथ नदी किनारे जाती है, तू थकती नहीं है क्या बेटी? पिताजी, आपको तो पता है मुझे पानी के पास रहना कितना ज्यादा पसंद है। जब पानी की ठंडक लेकर हवा चलती है तो कितना अच्छा लगता है। चलिए ना, अब चलते हैं वरना देर हो जाएगी पिताजी। अब दोनों बाप बेटी नदी किनारे जाते हैं और कोमल रोज की तरह अपने पिता से एक ही बात कहती है। पिताजी, इतना सारा पानी आखिर आता कहाँ से है? नदी को देखकर लगता है जैसे इसका पानी कभी खत्म ही नहीं होगा। बेटी, ये सारी दुनिया ऊपर वाले ने बनाई है। उसी ने पेड़ पौधे, पानी सब कुछ बनाया है और तुझे भी उसी ने बनाया है। जब तक वो नहीं चाहेगा इस दुनिया में कुछ भी खत्म नहीं होने वाला। जैसे कि ये मछलियां देख, इस जाल में कितनी मछलियां फंस गई हैं, ये भी उसी ने बनाई हैं। चल अब इन्हें बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा निकालते हैं। ठीक है पिताजी, चलिए बाजार चलते हैं। अब दोनों बाजार में मछलियां बेचकर घर लौट जाते हैं। आज तो अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। अब कल मैं अपनी बेटी को उसकी मनपसंद चूड़ियां दिलवाऊंगा। क्या सच में पिताजी? हाँ, कल हम चूड़ियां लेने जाएंगे। कितना मजा आएगा ना पिताजी। मुझे तो सोचकर ही कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। कल मैं अपने लिए लाल लाल चूड़ियां लूंगी। कितना मजा आएगा ना। अब दोनों बाप बेटी सो जाते हैं। अगली सुबह रामलाल कोमल को उसी रास्ते से ले जाता है जहाँ एक शांत और रहस्यमयी तालाब था। उस तालाब को देखकर कोमल रुक जाती है। पिताजी, ये देखिए कितना सुंदर तालाब है और यहाँ कितनी ज्यादा शांति है पिताजी। बेटी, यहाँ से चुपचाप चल। यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हम तेरे लिए चूड़ियां लेने जा रहे हैं और तू है कि यहाँ रुककर समय बर्बाद कर रही है। चल जल्दी चल। रामलाल कोमल को लेकर चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। देख बेटी, कितनी अच्छी अच्छी चूड़ियां हैं। कोमल, ओ कोमल, क्या हुआ? तू किस सोच में पड़ गई? पिताजी, मैं उस तालाब के बारे में सोच रही हूँ। क्या कोई तालाब इतना ज्यादा शांत हो सकता है? मेरा मन वहीं पर लगा हुआ है पिताजी। अरे बेटी, तू भी ना उस तालाब के पीछे ही पड़ गई है। वो एक मनहूस तालाब है। देख, अपने लिए चूड़ियां ले ले, हमें घर भी जाना है। जल्दी कर, मैं और ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकता। मुझे और भी काम है। ठीक है पिताजी, मैं ये लाल वाली चूड़ी लूंगी। कोमल को चूड़ियां दिलाकर रामलाल वापसी में उसे दूसरे रास्ते से घर ले जाता है। अगले दिन रामलाल बीमार पड़ जाता है। पिताजी, पिताजी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? पिताजी, आपकी हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये अचानक से बीमार कैसे पड़ गए पिताजी? मेरी गलती थी जो मैं उस रास्ते से गुजरा। अगर मैं उस रास्ते पे ना जाता तो मेरी ये हालत नहीं होती। ये सब क्या है पिताजी? आप ये सब क्यों बोल रहे हैं?
आप किस रास्ते की बात कर रहे हैं? मुझे मुझे साफ साफ बताइए पिताजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं उस तालाब वाले रास्ते की बात कर रहा हूँ। उस तालाब के पास से गुजरने के कारण आज मैं बीमार पड़ गया हूँ और अब ये बीमारी मेरी जान लेकर रहेगी, जैसे इसने और लोगों की जान ली है। ये सुनते ही कोमल डर जाती है और कहती है, नहीं नहीं पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी पिताजी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कोमल अब रामलाल की देखभाल में लग जाती है, लेकिन उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाती है। पिताजी, आपकी तबीयत तो और भी ज्यादा खराब होती जा रही है, मुझे कुछ करना होगा पिताजी। आप रुकिए, मैं एक काम करती हूँ, मैं वैद्य जी के पास जाती हूँ और उन्हें लेकर आती हूँ। इतना कहकर कोमल गांव के वैद्य के पास पहुँचती है। वैद्य जी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, आप कुछ करिए ना, कुछ करिए ना वैद्य जी, मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जाती, उन्हें देखकर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बेटी, मैंने जो दवाई तुम्हारे पिता को दी थी, अगर उससे आराम नहीं मिल रहा है तो मेरे पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मुझे माफ कर दो बेटी। कोमल आंखों में आंसू लिए वापस अपने घर लौटती है। तभी रास्ते में कोमल एक बूढ़ी औरत से टकरा जाती है। अरे, आंखें बंद करके चल रही है क्या? खामा मुझे गिरा दिया। अरे अरे, क्या हुआ बेटी? तेरी आंखों में आंसू क्यों है? क्या तू किसी बात से परेशान है? बोल बेटी। अब कोमल उस बूढ़ी औरत से सारी बात कहती है। अरे बेटी, सारी बीमारियों का इलाज होता है, तुम्हारे पिताजी की बीमारी का भी इलाज है। बस उन्हें ठीक करने के लिए तुम्हें उसी तालाब में वापस जाना होगा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे पिता की बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। वो बूढ़ी औरत अब कोमल को उसी तालाब के पास ले जाती है और उसे तालाब में धक्का दे देती है। अब देखती हूँ तू बाहर कैसे निकलती है। इसलिए कहते हैं कि अजनबियों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तूने एक अजनबी पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इधर रामलाल बीमारी की हालत में अपनी बेटी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जब रात हो जाती है तो उसकी चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब तो रात का समय हो गया है, कोमल अब तक घर नहीं आई। मुझसे तो वो वैद्य जी के पास जाने का कहकर गई थी, तो कहाँ रह गई? मुझे खुद जाकर देखना चाहिए। रामलाल अब खुद उठकर अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाता है, पर कोमल का कुछ पता नहीं चलता। मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन कोमल के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ना जाने मेरी बेटी कहाँ चली गई। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक होगी। हाँ, वो बिल्कुल ठीक होगी। कई दिन गुजर जाते हैं। अब रामलाल और भी ज्यादा परेशान और उदास रहने लगता है। इतने दिन से मैं कोमल की तलाश में हूँ, लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं चला। समझ नहीं आ रहा कि मेरी बच्ची अचानक से कहाँ गायब हो गई। मेरे जीवन का एक ही तो सहारा था, मेरी कोमल, अब वो भी नहीं रही। रामलाल, ओ रामलाल, क्या हुआ? तू इतना उदास क्यों रहता है? क्या अब तक तेरी बेटी कोमल का कुछ पता नहीं चला है? देख, अब इसे ऊपर वाले की मर्जी समझकर भूल जा। मुझे नहीं लगता कि अब तुझे अपनी बेटी का इंतजार करना चाहिए। मैं अपनी बेटी का इंतजार अपनी आखिरी सांस तक करूंगा हरिया। भले ही अब मैंने उसे ढूंढना छोड़ दिया है, लेकिन मेरी उम्मीद अभी टूटी नहीं है। मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन मेरी बेटी मुझे जरूर मिलेगी।
इतना कहकर रामलाल चुप हो जाता है और वापस अपने घर लौट आता है। इस तरह से कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन हरिया उस सुनसान तालाब के पास से गुजरता है। आज तो मैं बहुत सारी मछलियां पकड़ कर रहूंगा। मैंने सुना है इस मौसम में नदी में बहुत सारी मछलियां होती हैं। अरे, ये इस रास्ते के बीचों बीच इतना सुंदर तालाब भी है। मुझे तो पता ही नहीं था। एक काम करता हूँ, पत्थर मार कर देखता हूँ कि इसमें मछली हैं या नहीं। इतना सोचकर हरिया उस तालाब में पत्थर मारता है। तभी उस तालाब से आवाज आती है, आह, आह, मत मारो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। आह, आह, मत मारो, मत मारो, ये पत्थर मुझे लग रहे हैं। बाप रे बाप, इतनी भयानक आवाज किसकी है? लगता है इस तालाब से आ रही है। इसका मतलब इस तालाब में जरूर कोई भूत प्रेत है। बाप रे बाप, मुझे यहाँ से भागना चाहिए इससे पहले कि ये भूत मुझे इस तालाब में खींच ले। मुझे भाग लेना चाहिए। भागो रे भागो। हरिया डरकर वहां से भाग जाता है और अब पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि उस सुनसान तालाब से किसी की आवाज आती है। एक दिन कुएं के पास दो औरतें बातें कर रही होती हैं। सुन सुरेखा, तुझे पता है नदी के रास्ते में जो तालाब पड़ता है ना, लोगों का कहना है कि पहले तो उसके पास जाने पर लोग सिर्फ बीमार पड़ते थे, लेकिन तुझे पता है अब उसमें पत्थर फेंकने से उसके अंदर से आवाज भी आती है। क्या सच में दीदी? मुझे तो ये सुनकर ही डर लग रहा है। मैं तो भूले से भी उस रास्ते पर ना जाऊं। हाँ, अब मैं चलती हूँ, वरना ये पानी यहीं गर्म हो जाएगा। अब दोनों औरतें अपने अपने घर पर वापस चली जाती हैं। अरे, ये क्या? नदी किनारे जाने वाले रास्ते पर तो बहुत सारे पत्थर गिरे हुए हैं। अब मैं क्या करूं? अब मुझे मजबूरन तालाब वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। चल भाई रामलाल, हिम्मत करके उसी रास्ते से चल। अब रामलाल उसी रास्ते से गुजरता है। तभी उसे तालाब में कुछ अजीब सी हलचल महसूस होती है। ये तालाब में कैसी हलचल है जो मुझे अपनी ओर खींच रही है? ऐसा लगता है कुछ तो है इसमें जो मुझसे जुड़ा हुआ है। अब रामलाल खिंचता हुआ तालाब के किनारे जाता है। हाँ, इस तालाब में पत्थर मारकर देखता हूँ। जो लोग कहते हैं वो सच है या नहीं, ये पता चलेगा। इतना सोचकर रामलाल तालाब में पत्थर मारता है। तभी उसे चीख सुनाई देती है, मुझे पत्थर मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। आह, 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 मुझे पत्थर मत मारो। आह। अरे, ये क्या? लोगों ने जैसा कहा यहाँ तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इसका मतलब सच में इस तालाब में भूत हैं। रामलाल डर के वहां से भाग जाता है और घर आते ही उसे महसूस होता है कि वो आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। अरे हाँ, वो तो किसी और की नहीं बल्कि मेरी बेटी कोमल की आवाज थी। मेरी बेटी तालाब में है, मुझे उसके पास जाना होगा। हाँ, मुझे उसके पास जाना होगा। अब रामलाल दोबारा भागते हुए उसी तालाब के किनारे जाता है, लेकिन वहां पर सब कुछ शांत होता है। बेटी कोमल, देख तेरे पिताजी आए हैं तुझसे मिलने। बेटी कुछ तो बोल, मुझसे बात कर। यहाँ तो सब कुछ पहले की तरह शांत हो गया है। अब क्या करूं? बेटी कोमल। अब रामलाल फिर से एक छोटा सा पत्थर उठाकर तालाब में फेंकता है। आह, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। आह, मुझे मत मारो। बेटी, तू कहाँ है? मैं तेरा पिता। बेटी, मैंने तुझे कितना ढूंढा लेकिन तू नहीं मिली। बेटी,
तू कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी बेटी? आज भी मुझे सिर्फ तेरी आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन तू कहाँ है? कहाँ है तू? पिताजी, मैं इस तालाब में कैद हूँ। कुछ समय पहले एक बूढ़ी औरत ने मुझे यहाँ पर धक्का देकर कैद कर दिया था। वो औरत कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक डायन थी जो मेरी सुंदरता छीनना चाहती है। बस कुछ ही समय बाकी है उसका मकसद पूरा होने में। पूर्णिमा की रात को वो मुझे यहाँ से बाहर निकालेगी और मेरी सुंदरता छीनकर मुझे हमेशा हमेशा के लिए मार देगी पिताजी। बेटी, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तेरा पिता अभी जिंदा है। इतना कहकर रामलाल सीधा एक संत के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। वो तालाब कोई मायावी तालाब नहीं है, बल्कि एक साधारण सा तालाब है। लेकिन उस डायन ने इसका फायदा उठाकर तुम्हारी बेटी को वहां कैद कर दिया है। तुम्हारी बेटी को तभी आजाद किया जा सकता है जब उस डायन का अंत किया जाए। बाबा जी, उस डायन का अंत कैसे होगा? उस डायन को कैसे खत्म किया जा सकता है? और वो कहाँ मिलेगी मुझे? उस डायन को मारना बहुत मुश्किल है। उसे मारने के लिए उस डायन को अपने प्रेम जाल में फंसाना होगा। वो प्रेम की भूखी है और वो किसी के प्रेम में पड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तुम्हें किसी तरह उसकी चोटी काटनी होगी और उस चोटी को तालाब में डालना होगा, तभी तुम्हारी बेटी आजाद हो पाएगी। वो डायन तुम्हें घने जंगल के आखिरी हिस्से में जो बरगद का पेड़ है उस पर मिलेगी। ठीक है बाबा जी, मैं उस डायन का अंत करके ही रहूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब रामलाल साधु संत की बात मानकर उस डायन को ढूंढने निकल जाता है। काफी देर से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे बरगद का एक भी पेड़ नहीं नजर आया। ये बरगद का पेड़ आखिर कहाँ है? अच्छा, वो रहा। चल रामलाल, अपना नाटक शुरू कर दे। रामलाल अब बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। काश मेरी पत्नी मुझे छोड़कर ना जाती, तो आज मुझे प्रेम के लिए भटकना नहीं पड़ता। क्या मेरे नसीब में प्रेम नहीं है? नहीं है। रामलाल की रोने की आवाज सुनकर डायन इंसानी रूप में नीचे आती है। अरे, ये कौन है? इतना सुंदर इंसान रो क्यों रहा है आखिर? हाँ, मैंने इसे पहले तो कभी नहीं देखा। अगर देखा होता तो मैं इससे शादी कर लेती। कोई बात नहीं, पहले नहीं तो अब कर लूंगी। ये सोचकर मीनाक्षी डायन अब रामलाल के पास जाती है। क्या हुआ? तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? तुम्हें रोता हुआ देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या बात है, मुझे बताओ। अब रामलाल उसे अपने प्रेम के जाल में फंसाने के लिए मीठी मीठी बातें करता है। क्या बताऊं, मैं एक सच्चे साथी की तलाश में हूँ, लेकिन कोई मुझसे प्रेम ही नहीं करता। मैं तुम्हारे जैसी सुंदर और दयालु कन्या की तलाश में हूँ, जो सर से पैर तक सुंदरता से भरी हो, लेकिन अभी तक मुझे ऐसी कन्या नहीं मिली। अगर तुम्हें मेरी जैसी कन्या की तलाश है तो तुम्हारी तलाश अब खत्म हुई। मैं भी सच्चे प्रेम की तलाश में थी। जब हम दोनों की तलाश
अब खत्म हो चुकी है, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। हाँ। कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ? क्या ये सच है? तुम सच कह रही हो? मैं तुमसे शादी करके बहुत सुखी रहूंगा। हम दोनों अभी इसी समय शादी करेंगे। रुको, मैं तुम्हारे लिए फूलों की माला लेकर आता हूँ। रुको। अब रामलाल जंगल के फूलों से एक माला बनाता है और डायन के गले में डाल देता है। तो कैसी लगी तुम्हें ये फूलों की माला? मेरी तरफ से ये फूलों की माला, फूलों से भी सुंदर कन्या के लिए। ये तो बहुत सुंदर है। चलो अब शादी कर लेते हैं। हमें शादी करने में देरी नहीं करनी चाहिए। मुझे हर काम जल्दी जल्दी करना पसंद है। चलो ना, अब हम शादी करेंगे। हाँ, वो तो सही है, लेकिन हम शादी करेंगे कहाँ? यहाँ तो ना मंडप है, ना ही पंडित जी। हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है। तुम बस मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमारी शादी कहाँ और कैसे और कब होगी। चलो ना। डायन अब रामलाल को लेकर एक गुफा में जाती है और अपना असली रूप दिखाती है। तुम तो पूरी तरह बदल गई हो। क्या तुम नहीं हो? और वो कौन थी? मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक डायन हूँ जो सच्चे प्रेम की तलाश में हूँ। ये मेरा असली रूप है। हाँ, क्या इस रूप में मैं कम सुंदर दिखाई दे रही हूँ? बोलो, या मेरे इस रूप को देखते ही तुम्हारा प्रेम कम हो गया है? बोलो। अरे नहीं नहीं, इस रूप में तो तुम मुझे और भी सुंदर दिखाई दे रही हो। दिल करता है बस अभी शादी कर लूं मेरी सुंदरी। तुम्हारे जितनी सुंदर कन्या तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। चलो जल्दी करो, मुझे तुमसे शादी करनी है। अरे ये क्या? तुम्हारे बाल तो बिखरे पड़े हैं। दुल्हन के बाल ऐसे बिखरे अच्छे नहीं लगते। रुको, मैं तुम्हारे बाल बांध देता हूँ। तुम मेरा अभी भी इतना ज्यादा ख्याल रख रहे हो, तो शादी के बाद कितना रखोगे? अब रामलाल डायन की चोटी ठीक करने के बहाने उसकी चोटी काट देता है। ये तुमने क्या किया? धोखा, धोखा, तुमने मुझे धोखा दिया है। मेरी चोटी। डायन की चोटी काटते ही वो डायन मर जाती है। हाँ, डायन का खात्मा हो गया, लेकिन अब भी इसकी चोटी में शक्तियां हैं। मुझे इस चोटी को तालाब में डालना होगा, तभी मेरी बच्ची उस तालाब से आजाद हो पाएगी। रामलाल अब चोटी लेकर तालाब के किनारे जाता है और कहता है, बेटी कोमल, तू चिंता मत कर। मैंने कहा था ना, मेरे होते हुए कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने उस डायन का खात्मा कर दिया है। अब बस तुझे आजाद करना है। अब बस तुझे आजाद करना है। इतना कहकर रामलाल जैसे ही वो चोटी तालाब में डालता है, कोमल आजाद होकर बाहर निकल आती है। पिताजी, मैं आजाद हो गई पिताजी। देखिए, मैं वापस आ गई हूँ पिताजी आपके पास। पिताजी, आपको ये तालाब ठीक नहीं लगता था ना, लेकिन ठीक वो डायन नहीं थी और उसके इरादे ठीक नहीं थे। मेरी बेटी मेरे पास आ गई, वो भी सही सलामत। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी बेटी मुझे वापस कर दी। मैं भी सबकी बातों में आकर अंधा हो गया था, और जब बीमार पड़ा तो मुझे लगा कि तालाब के मनहूस साये ने मुझे अपनी चपेट में ले लिया है। लेकिन आज मुझे पता चला कि सच तो कुछ और ही था। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पिताजी। ये दुनिया बहुत बुरी है बेटी। सब अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, जैसे कि वो डायन। चल बेटी, घर चलते हैं। अब मैं तुझे कभी कहीं खोने नहीं दूंगा। अब रामलाल अपनी बेटी को लेकर घर वापस लौट आता है।
अब दोनों बाप बेटी पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब रामलाल कोमल को कहीं भी कभी अकेले नहीं जाने देता था। वो हमेशा उसके साथ रहता है।